3 attendees right now. हाँ मैम लाइव हो गए मैम. यस मैम. Okay. Okay. So good afternoon. Today we have to do the last unit of this chapter, topic, that is the Indian capital market. Okay, as I have already told you that the financial market is the place where the exchange of securities takes place. Okay, this financial market can be categorized into two parts, that is the money market and the capital market. Money market is the market where the long term where the short-term securities are traded. Short-term means those securities that have the maturity of up to 1 year, like treasury bills, certificate of deposit, commercial papers, and so on. Then other segment is the capital market. Capital market is the place where the long-term securities are traded. Long-term securities includes the securities whose maturity period is more than 1 year, like debentures, preference shares, equity shares, etc. Now today our focus will be on the Indian capital market. Let me share the screen. The screen is being shared. Just a minute. Okay. So since this is a pure theoretical topic, rather than making the PPT, I have been presenting the Word document as the content is too much in this document. Okay. First of all, देखिए आपका जो जब भी इंडियन कैपिटल मार्केट की बात आती है तो इंडियन कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अप टू 1992 आपका कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू जो है वो था, जो कि दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947. कैपिटल मार्केट में जो प्राइसेस होते थे वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सीसीआई जो है वो कंट्रोल करता था. ठीक है, उस टाइम पर जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम वगैरह होते थे वो सब जो है कैपिटल इश्यू कंट्रोलर एक्ट के अकॉर्डिंग होते थे. अब द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीसीआई वाज दैट इट वाज गवर्न्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स इसको गवर्न करते थे स्टार्टिंग से ही, और ये जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको कैपिटल मार्केट की जो वर्किंग होती थी उसकी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती थी. इसीलिए 1992 में सेबीज एक्ट 1992 फॉर्म हुआ और उसके अंडर सेबी को फॉर्म किया गया. सेबी इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो सीसीआई था इट वाज मेनली गवर्न बाय द ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन सीबीआई का जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है. इट वाज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द सेबी एक्ट और इट कंसिस्ट ऑफ a chairman who shall be appointed by the central government, two members from Ministry of Central Government dealing with finance and administration of the Companies Act, one member from the Reserve Bank of India, and the 5 other members appointed by central government, out of which at least 3 shall be its whole time members. मतलब एक तो चेयरमैन होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, फिर 2 ऐसे मेंबर्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो उधर से अपॉइंट होते हैं. एक मेंबर आरबीआई का होगा और 5 अदर मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, जिनमें से कम 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेबी. नाउ अगर आप देखिए यहाँ पे जैसे 2 मेंबर्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं और एक आरबीआई का भी है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक वेल रिप्रेजेंटेटिव्स है जो मतलब एक तरह से वेल वर्स्ड, जो कि नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स हैं, उनको इसकी कमेटी में फॉर्म किया गया सेबी के अंडर. नाउ सेबी अगर फॉर्म किया तो सेबी का कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा. जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है सेबी का वो क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी इज टू प्रमोट अ हेल्दी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड सिक्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट जो सेबी के लिए वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है. तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और दूसरा कि टू प्रमोट अ हेल्दी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट की हेल्दी और ऑर्डरली ग्रोथ हो एंड जो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. Other than this, the other objectives of SEBI can be categorized as: first,
टू एंश्योर द फेयर प्रैक्टिस, सिक्योरिटी मार्केट में फेयर प्रैक्टिस का मतलब अनफेयर ट्रेडिंग वगैरह ना हो, प्रॉपर तरीके से फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो. Then to promote efficient, competitive and professional services by market bankers, brokers, advisors, underwriters, portfolio managers and other intermediaries. इन सब की efficient और competitive and professional services जो है इन सब से avail की जा सके. Then to formulate the rules and regulation of the security market in India and settlement of investors' grievances in the securities market. तो ये सब जो है इसके prime objectives है. इन्वेस्टर की ग्रीवेंस को सॉल्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दी सेबी. अगर किसी इन्वेस्टर को कोई इशू है, उसकी जो ग्रीवेंस है वो कहाँ सॉल्व होती है, वो सेबी में सॉल्व होती है. सेबी उसको सॉल्व कर सकता है. सेबी ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे रखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए. ना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी. सेबी की पावर्स और फंक्शंस क्या है, देखो सेबी एक्ट में इसके पावर्स और फंक्शंस जो है वो डिफाइंड है ना. सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट, the SEBI shall it will be the duty of the board. Board means the central, the SEBI. Board का मतलब होता है SEBI, Security and Exchange Board of India. It shall be the duty of the board to protect the interest of the investor. सबसे important इसकी पावर क्या है या उसकी ड्यूटी क्या है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना and to promote the development of and to regulate the securities market by such measures as it thinks fit. Then without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the measures referred to therein may provide for. अब जनरली एक्सेप्टेड प्रोविजंस के अलावा भी जो मेजर्स सेबी एक्ट में दिए गए वो क्या है, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट्स, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक. जितने भी स्टॉक ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, बैंकर्स टू द इशू होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्ट डीड के रजिस्ट्रार्स होते हैं, वो सब जो है सेबी के अंडर आते हैं. उनको रजिस्टर करना, उनको रेगुलेट करना सेबी का काम है. तो यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस को ये रेगुलेट करता है, जितने भी आपके इंटरमीडिएरीज होते हैं उन सबको ये रेगुलेट करता है. ठीक है. देन दे रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ the venture capital funds, collective investment schemes including the mutual fund. Mutual fund will be your next topic. ये भी आपके सेबी के अंडर आता है. Then promoting and regulating the self regulatory organizations. Self regulatory organizations को promote करना, regulate करना. Then prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to the securities market. Security market से related fraud और unfair trade practices को रोकना, ये सेबी की ड्यूटी है. देन प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन. इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, उनमें अवेयरनेस फैलाना, उनको इंटरमीडिएरीज को ट्रेन करना. देन इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना, उसको रोकना. देन रेगुलेटिंग द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी. मतलब कोई जो कंपनीज है वो एकदम से बहुत सारे शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, एकदम से प्राइस हाइक हो जाता है, उसके बाद अचानक से अपना प्रॉफिट बुक करके जब बेच देती है, तो इस प्रैक्टिस को कर्व करना, रेगुलेट करना जो है वो सेबी की ड्यूटी होती है. Then calling for information from undertaking inspection. जो भी inspection undertaking inspections होते हैं, calling for information from undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the stock ये stock exchanges, mutual funds या कोई भी ऐसा person जो security market से associated है, intermediary self regulatory organizations है, उन सब की इंस्पेक्शन करवा सकती है, ये उसके पास पावर है. उनकी इंक्वायरी और ऑडिट वगैरह को चेक कर सकती है, उनसे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है. दिस इज द पावर ऑफ द सेबी. देन this SEBI may call for any information or record from any person, including any bank or any other authority or board or corporation established or constituted by or under any central or state act. मतलब कोई भी ऐसा बैंक है या अथॉरिटी है या बोर्ड या कॉर्पोरेशन जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंडर भी चाहे एस्टेब्लिश है, उसकी से किसी भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को कॉल कर सकती है सेबी. सिमिलरली सेबी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है या अदर अथॉरिटीज को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है. Performing such functions and exercising such powers under the provisions of the Security Contract Regulation Act 1956 as may be delegated to it by the central government. वो सारे functions करना या वो सारे powers को exercise करना जो सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेबी को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहा है या कुछ पावर्स दिए, वो सब पावर्स को एक्सरसाइज करना भी सेबी की पावर है. देन
The SEBI can levy fees or other charges for carrying out the purpose of this section. इस सेक्शन के पर्पसेस को कैरी करने के लिए, इन पावर्स को कैरी करने के लिए वो कोई भी चार्जेस वगैरह लगा सकती है, फीस लगा सकती है, और इन पर्पसेस के लिए रिसर्च वर्क करना भी सेबी की ड्यूटी है। इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस एंड रिड्रेसल सिस्टम ऑफ सेबी। इन्वेस्टर्स, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसके साथ कोई फ्रॉड होता है, उससे कोई ग्रीवेंस है किसी स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो वो अपनी ग्रीवेंसेस को सेबी ने उसके लिए पूरा एक रिड्रेसल का सिस्टम बना रखा है। वो कैसे वर्क करता है, दिस इज अबाउट दैट इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। An investor may have a complaint against any intermediary registered with the SEBI. इन्वेस्टर जो उसकी कंप्लेंट हो सकती है किसी भी सेबी में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के अगेंस्ट, या किसी कंपनी के अगेंस्ट, या किसी स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट, ठीक है। In such a situation, the investor must first approach that particular company. इन्वेस्टर को सबसे पहले उस कंपनी को अप्रोच करना होता है या इंटरमीडियरी को अप्रोच करना होता है जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टर की कंप्लेंट है। अगर मान लो उनसे मिलने वाले रिस्पॉन्स से, मतलब कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी ने जो रिस्पॉन्स दिया, या इंटरमीडियरी को अप्रोच किया, इंटरमीडियरी ने जो रिस्पॉन्स दिया, अगर उससे सेबी, अगर उससे इन्वेस्टर खुश नहीं है, तो वो स्टॉक, तो जो इन्वेस्टर है, ही कैन लॉन्च देयर ग्रीवेंसेस विद द स्टॉक एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी। मतलब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी, ठीक है। जो ग्रीवेंस है, इट कैन बी लॉन्च एट एनी ऑफिस ऑफ द बीएसई और एनएसई लोकेटेड एट चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। यहाँ पर चारों जगहों पे इनके ऑफिस लोकेटेड है, यहाँ पर भी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। अगर मान लो वहां से मिलने वाला जो रिड्रेसल है, वो जवाब है, वो अनसेटिस्फैक्टरी है, तो बीएसई और एनएसई के भी प्रॉपर इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज होती है, या रीजनल इन्वेस्टर कंप्लेंट रिजोल्यूशन कमिटीज होती है, ठीक है। ये जो फॉरम है, ये एज अ मीडिएटर एक्ट करता है इन्वेस्टर्स के क्लेम्स या डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए बिटवीन द एंटिटीज एंड द कंप्लेनेंट। एंटिटी मतलब कंपनी है जैसे, या फिर इंटरमीडिएट जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टर की कंप्लेंट है, और जो इन्वेस्टर है, उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर ये एक्ट करता है, ये फॉरम। देन स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द कंप्लेनेंट फॉर रेफरिंग द मैटर। अच्छा, यहाँ पर मैटर अपने रेफर करने के लिए जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज बनी हुई है, यहाँ पर अपना मैटर को रेफर करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बना रखा है स्टॉक एक्सचेंजेस ने। कमिटी कॉल्स फॉर द पार्टीज एंड एक्ट्स एज अ नोडल पॉइंट टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस। ये जो कमिटी है, ये दोनों पार्टी को बुलाती है, ठीक है, और एज अ नोडल ऑफिसर उनके बीच में रिजॉल्व करवाने के लिए नोडल ऑफिसर की तरह वो एक्ट करती है। इफ द ग्रीवेंस इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, अगर ग्रीवेंस तब भी रिजॉल्व नहीं होती, तो इन्वेस्टर जो है आर्बिट्रेशन फाइल कर सकता है अंडर द रूल्स और बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस। ये तो हो गया कि बीएसई और एनएसई कैसे करती है। अब इसके बाद इन्वेस्टर की कंप्लेंट को सेबी किस तरीके से हैंडल करता है। सो सेबी के पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, दैट इज द ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन, टू रिसीव इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स बाय वे ऑफ एजुकेशन। जहां पर वो इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को रिसीव करती है सेबी, एक प्रॉपर एक अलग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के थ्रू सेबी इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को रिसीव करता है और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बाय वे ऑफ एजुकेशन। Investors who are not satisfied with the response to their grievances received from the stock exchanges depositories can lodge their grievances with SEBI. Investors जो हैं, जो satisfied नहीं है इन grievances से, ठीक है, वो जो है they can lodge their grievances with the SEBI। जैसे मैंने बताया था पिछले स्टेप में, स्टॉक एक्सचेंजेस से रिड्रेसल मिलता है, लेकिन मान लो कोई इन्वेस्टर उससे खुश नहीं है, तो वो सेबी में जाकर भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट कोई ग्रीवेंस है, तो वो रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस या डिपॉजिटरी है, वो ही उसको टेक करते हैं, उसको लेते हैं। लेकिन ये सब जो है सेबी से मॉनिटर होता है थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। उसके भी रिगार्ड्स में सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस से पीरियोडिक रिपोर्ट मांगता है कि क्या कंप्लेंट आई और आपने क्या किया है। grievances pertaining to other intermediaries are taken up with them directly for redressal and are continuously monitored by SEBI. इसके अलावा अगर किसी और इंटरमीडियरी की कंप्लेंट है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज और
जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अलावा किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो सेबी डायरेक्टली लेता है। और जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर उनसे लिस्टेड कंपनीज के खिलाफ कोई अगर कोई कंप्लेंट होती है तो लिस्टेड कंपनीज खुद उसको देखते हैं, लेकिन वो भी सेबी मॉनिटर करता है, सेबी भी उसको कंटिन्यूअसली उसकी रिपोर्ट्स लेता है। Now types of complaints handled by SEBI. SEBI की जो है कौन कौन सी टाइप की कंप्लेंट हैंडल करता है, तो SEBI जो है इन सब के अगेंस्ट कंप्लेंट को हैंडल करता है। इसमें कौन कौन आते हैं, स्टॉक ब्रोकर, ऑथराइज्ड एजेंट्स, देन स्टॉक एक्सचेंजेस, डिबेंचर ट्रस्टीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड, registrar to an issue, banker to an issue, merchant bankers, portfolio managers, collective investment schemes, custodian of securities, KRA registration agency, credit rating agency, investor advisors, etc. इन सब के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट होती है तो सेबी उसको जो है मॉनिटर करता है, सेबी में वो कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है ना। सेबी का एक प्रॉपर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है जिसको स्कोर्स कहा जाता है। स्कोर्स जो है एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, मतलब ये एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है जो कि सेंट्रलाइज्ड है। किसी भी जो भी मान लो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जिसको इसके बारे में पता ना हो, जो ये सिक्योर जो स्कोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो फिजिकल फॉर्म में भी सेबी के ऑफिस विजिट करके भी अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है ना। सच कंप्लेंट्स वुड बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड इन स्कोर्स फॉर प्रोसेसिंग। ऐसी जो कंप्लेंट्स होती है वो स्कोर्स में प्रोसेसिंग के लिए लॉन्च होती है। स्कोर्स का साइलेंट फीचर्स क्या है, स्कोर्स आपका जो है इट इज एन ऑनलाइन सिस्टम, 24/7 इसको आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स कैन बी लॉन्च्ड ऑन स्कोर्स एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। नौ इसके लिए एक ईमेल और एसएमएस जो है वो इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है। जैसे आप कंप्लेंट करोगे, इस कंप्लेंट को एक्नॉलेज करने के लिए एक इंस्टेंटली ईमेल और एसएमएस जनरेट होकर उस पर्सन के पास आ जाता है। कंप्लेंट जो है कंसर्न एंटिटी को फॉरवर्ड करी जाती है रिड्रेसल के लिए, एंड जो कंसर्न एंटिटी है इट अपलोड्स एन एक्शन टेकन रिपोर्ट कॉल्ड एटीआर। उसने क्या एक्शन लिया उसकी रिपोर्ट भी उस पर अपलोड करेगा। और अगर if it is satisfied that there is an adequate redressal of the complaint, अगर ऐसा लगता है कि कंप्लेंट का प्रॉपर तरीके से रिड्रेसल हो गया तो कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। इन्वेस्टर्स कैन व्यू द स्टेटस ऑनलाइन, वो इसका स्टेटस जो है ऑनलाइन चेक कर सकता है। उसके पास एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके थ्रू एक्सेस लॉग कर सकता है, लॉग इन कर सकता है और अपने कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकता है। द कंसर्न इन्वेस्टर एंड द कंसर्न एंटिटी कैन सीक एंड प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कंप्लेंट टू ईच अदर। दोनों पार्टीज है एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन मांग सकती है और एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन दे सकती है। All the complaints are saved in a central database which generates relevant MIS reports। ये जितनी भी complaints होते हैं इन सबको एक central database में सेव कर दिया जाता है जहां पर MIS reports generate होती है that enables SEBI to take appropriate policy decision or remedial actions if any। Investor Education and Protection Fund। Now this is an important fund। एक तरह से फंड क्या होता है, यहाँ पर एक मनी का को पूल किया जाता है, जो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन में और उनके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी इंक्लूड द फंड। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने ये फंड क्रिएट किया है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF अंडर द कंपनीज एक्ट। ये जो है सेबी एक्ट के तहत नहीं बन रहा है, कंपनीज एक्ट के तहत जो है रजिस्टर हो रहा है। दिस फंड इज मेंटेन्ड अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड को इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में मेंटेन किया जाता है। द अमाउंट्स व्हिच हैव रिमेन्ड अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years दैट आर इंटर एलियर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू IEPF। कुछ आपके ऐसे यहाँ पे नीचे एक लिस्ट दे रखी है, अगर इन अमाउंट्स को 7 साल तक इन्वेस्टर क्लेम नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये फंड को ये अमाउंट कौन कौन से है, सबसे पहले है अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड lying in the unpaid dividend account, mature deposits with companies other than the banking companies along with accrued interest,
देन मेच्योर डिबेंचर्स, मान लो आपकी कंपनी के पास जो कोई इन्वेस्टर है उसका डिविडेंड है जो उसने लिया नहीं, या उसके डिपॉजिट से कंपनी के पास मेच्योर हो गए बट किसी ने मांगा नहीं। सिमिलरली जो डिबेंचर्स वो मेच्योर हो गए हैं, उस पे इंटरेस्ट भी एक्रू हो रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो क्लेम करने नहीं आता। देन सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, रिडीम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा, unpaid or unclaimed application money received by the companies for allotment of share and due for refund। कई बार क्या होता है, वैसे तो खैर एस्बा जहां जहां पे भी एप्लीकेबल है तो ये चीज नहीं होती, लेकिन पहले एप्लीकेशन मनी जो मान लो आ गया, किसी पर्सन ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया और 10 रुपए पर शेयर 10,000 रुपए उसने डिपॉजिट किया, लेकिन उसे सिर्फ 100 शेयर अलॉट होते हैं, बाकी 9,000 का बैलेंस कंपनी के पास है, वो कोई भी इन्वेस्टर क्लेम नहीं करता, तो वो भी 7 साल बाद आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू अमाउंट जिनके थ्रू आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनता है। अब इस अमाउंट को कहाँ जो इस अमाउंट में पैसा, जो इस फंड में पैसा इकट्ठा हुआ उसको कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, वो यूटिलाइज हो सकता है सबसे पहले in order it can be utilized to refund utilized for the refund in respect of unclaimed dividends, mature deposits, mature debentures। अच्छा, अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट, मेच्योर डिबेंचर्स और ये एप्लीकेशन बने, इसका अगर कोई रिफंड करना है तो उसके लिए यूज हो सकता है। इन्वेस्टर की एजुकेशन और उसके अवेयरनेस प्रोटेक्शन के लिए को प्रमोट करने के लिए, देखिए सेबी ये है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, ये एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उनके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत जगह जगह अपने रीजनल ऑफिस में भी करते हैं, जगह जगह जाकर भी करते हैं, तो उसमें होने वाला सारा जो एक्सपेंस है वो इस फंड से कवर किया जा सकता है। Then to distribute any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debenture shareholders, debenture holder, depositors who have suffered losses due to wrong actions by any person। देखिए कई बार किसी के फ्रॉड की वजह से अगर किसी इन्वेस्टर को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी जो है ये वाला फंड यूज हो सकता है। देन रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस incurred in pursuing class action suits under section 37 and 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal। Any other purpose incidental therein to or in accordance with such rules as may be prescribed। कोई भी ऐसा पर्पस है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट में, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। अब इसको कौन ऐसे अथॉरिटी रेगुलेट करती है इस फंड को, तो देयर इज एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है एस्टेब्लिश किया है on 7 September 2016 under the provisions of section 125 of the Companies Act 2013। The authority is mandated to promote investor education, awareness and protection। इन्वेस्टर की एजुकेशन, उसकी प्रोटेक्शन और अवेयरनेस को प्रमोट करने का काम जो इसके लिए मेन है। And to make refunds of shares, unclaimed dividend, matured deposit, debenture, etc. that have been transferred to IEPF। कई बार जैसे मैंने भी बताया ऊपर कि अनक्लेम डिविडेंड्स है या मैच्योर डिपॉजिट्स होते हैं, मैच्योर डिबेंचर्स है, वो ट्रांसफर होगा आईपीएफ में, लेकिन उसके बाद कोई उसे क्लेम करने आ जाता है तो वो फंड में से दोबारा उस पर्सन को ट्रांसफर करने की जो काम है वो आईईपीएफ अथॉरिटी जो है वो करती है। देन दिस अथॉरिटी कैन टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू अचीव its mandate of promoting investor education, awareness and protection। इन्वेस्टर की एजुकेशन, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन को अंडरटेक करना जो है वो इसका मेन काम है। अथॉरिटी जो है वो 360 डिग्री अप्रोच यूज करती है ताकि वो अपने स्टेक होल्डर्स को जो है अवेयर कर सके, चाहे उसके स्टेक होल्डर्स में हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स हो, हाउस वाइफ हो, प्रोफेशनल्स हो, इन सबको अवेयर करने के लिए 360 डिग्री अप्रोच जो है वो ये अथॉरिटी अपनाती है। 360 डिग्री अप्रोच क्या है, मतलब हर तरफ से उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है। अक्रॉस द कंट्री इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, पूरी कंट्री में चाहे कोई पर्सन रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, ठीक है, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, मीडिया कैंपेन्स के थ्रू और या इन सब के थ्रू जो है उन्हें अवेयर कराया जाता है। इन्वेस्टर्स अवेयरनेस,
With the advancement of technology and digitalization of the financial system, corporate scams and scandals are increasing. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, एक ओटीपी के थ्रू हम किसी की पैसों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो ऐसे में स्कैम्स और स्कैंडल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से कई बार इन्वेस्टर जो है वो गलत तरीके की स्कीम्स में फंस जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर इन्वेस्टर्स को जो है अवेयर होना चाहिए जनरल मार्केट कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ऑल्सो दे मस्ट बी मेड अवेयर अबाउट द फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द मार्केट, ना कि सिर्फ उन्हें इकोनॉमी वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अलावा, मार्केट कंडीशंस के अलावा उन्हें जिस टाइप के फ्रॉड्स मार्केट में होते हैं उसके बारे में भी उन्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो उस फ्रॉड से बच सके, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस रिगार्ड्स में इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। अब ये जो है कौन कौन से हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चलता है, उसके कुछ इनिशिएटिव जो आपको नीचे दे रखा है। तो सबसे पहले सेबी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। फर्स्ट, रीजनल सेमिनार्स कंडक्ट करवाता है सेबी, ठीक है। आप सेबी को विजिट कर सकते हो, सेबी के ऑफिस पर, वहां जाकर आप कोई भी, वहां पे जो है आपके नॉर्मली अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह है कंडक्ट होते हैं, ज्यादातर वहां पे स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। देन सेबी जो है बहुत सारा ऑडियो वीडियो मटेरियल भी प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को अवेयर करवाने के लिए। नॉट ओनली सेबी इटसेल्फ बट it also conduct various webinars, workshops in joint collaboration with stock exchanges, CDSL, NSDL। ये आपके डिपॉजिटरीज हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिपॉजिटरी, CDSL, NSDL। इनके कोलैबोरेशन में भी सेबी जो है जगह जगह जाकर अपने प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स की जो एसोसिएशन होती है उनके थ्रू भी सेबी जो है अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाता है। सो दीज आर दी फ्यू मेजर्स टेकन बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। इसके अलावा अब मैंने आपको डिपॉजिटरीज बताया था, मैंने दो डिपॉजिटरीज है NSDL और CDSL। तो ये डिपॉजिटरीज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं या क्या इनिशिएटिव लेते हैं वो इस सेक्शन में है। आपका जो NSDL है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, 1996 अगस्त में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ज्यादातर जो सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में है वो NSDL ही इसको हैंडल करता है। इसकी फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो है इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका भी एक मेन एम है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। और NSDL जो है वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है सेमिनार्स वगैरह के फॉर्म में। और ये सेमिनार जो है ये अवेयरनेस स्प्रेड करता है ना सिर्फ डिपॉजिटरी प्रोसेस के बारे में बट डिपॉजिटरीज के साथ क्या सेफ्टी और उनकी क्या डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में भी आपको अवेयर कराती है। और इन सब से जो है इन्वेस्टर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है इन सब के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करती है NSDL। स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे BSE NSE ये दोनों ही जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जगह जगह पे। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं कम, और यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जाकर भी वहां पर बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ये अपने ऑफिशियल प्लेसेस में भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पूरा बल्कि स्टडी मटेरियल, इनके मैनुअल्स वगैरह रेडी होते हैं, वो सब ये प्रोवाइड करते हैं। BSE जो है BSE it organizes the BSE organizes investor awareness program on its own as well as also invites other capital market constituents। वो खुद भी ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाता है और साथ में दूसरे कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे सेबी है, डिपॉजिटरीज है, इन्वेस्टर एसोसिएशंस हैं, इन सबको भी वो, मीडिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंक्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, उन सबको भी इन प्रोग्राम में वो इन्वाइट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है कैसे अवेयरनेस क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
in order to create awareness amongst the investors about dubious and Ponzi schemes and to facilitate informed investment decision, various investment awareness programs are organized by the Ministry of Corporate Affairs. काफी सारे awareness programs MCA ने भी बना रखे हैं. ये जो है मेनली इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनके कोलैबोरेशन में ये अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, इन 3 बॉडीज के कोलैबोरेशन में. ओके. मिनिस्ट्री आल्सो होस्ट अ website to provide simplified and user friendly educational and awareness content to all investor. अपने investors को educational content provide करने के लिए इसकी खुद की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी अपलोड करता रहता है. देन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड इंग्लिश में, हिंदी में और 11 वर्नेकुलर लैंग्वेजेस मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है अपने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो है वो पब्लिश करता है ताकि इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके. और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में जितने भी इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको ये मटेरियल दिया जाता है. A facility has also been created by the ministry on MCA 21 website to lodge complaints by the investors and to track the status of their complaints. मतलब MCA ने MCA 21 करके एक वेबसाइट है जहां पर कोई भी इन्वेस्टर अपने कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है और अपने कंप्लेंट्स का स्टेटस चेक कर सकता है. So this is about the investor awareness programs conducted by various authorities. Now next is the, ये तो गई हमारी अथॉरिटीज जहाँ पे हमने NSDL CDSL के बारे में पढ़ा, MCA से भी. अब स्टॉक एक्सचेंजेस जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में उनका क्या रोल है? जो आपके स्टॉक एक्सचेंजेस है BSE और NSE, इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन में इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, दीज आर गिवन हियर. ओके. फर्स्ट BSE. देखिए मैंने आपको बताया था BSE जब हमने पहले BSE का चैप्टर किया था जब स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, तो BSE इंडिया का क्या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. अर्लियर ये एक एसोसिएशन की तरह वर्क करता था. इसको स्टॉक एक्सचेंज का जो एक दर्जा है वो बाद में दिया गया था. नाउ established a department of investor services. एक उसने प्रॉपर एक इन्वेस्टर सर्विसेज का डिपार्टमेंट बना रखा है जिसको DIS बोला जाता है, जहां पर इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंसेस को वो रिड्रेस करता है. ओके. सो इसका ये एक डिपार्टमेंट है. सिंस ये जो है 1986 में जो है ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, और जब से इन्वेस्टर्स के फेथ को एनहांस करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो रेगुलरली वर्क कर रहा है. रेगुलरली वो उनके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर रहा है. ठीक है. एनी इन्वेस्टर हैविंग अ ग्रीवेंस अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर कंपनी, किसी भी इन्वेस्टर को किसी ट्रेडिंग मेंबर से या कंपनी से कोई शिकायत है तो वो जो है इस शिकायत को जो है BSE के पास लॉन्च कर सकता है. इनको जो है वो ईमेल के थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं, या फिर उसके जो BSE है उसकी वेबसाइट पर एक सेक्शन बना हुआ है इन्वेस्टर्स का कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, वहां पर जाकर भी रजिस्टर कर सकता है और डायरेक्टली BSE के ईमेल आईडी पर मेल भी ड्रॉप कर सकता है अपनी कंप्लेंट से के रिकॉर्ड पे. The complaints of the investors against BSE's trading members are forwarded to the concerned trading members for resolution. जिस भी ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट किसी इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट सबसे पहले ट्रेडिंग मेंबर के पास जाती है. ठीक है. अगर वहां से ट्रेडिंग मेंबर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता या फिर ट्रेडिंग मेंबर जो रिप्लाई भेजता है उससे इन्वेस्टर या कंप्लेनेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है और जो ये मैटर है वो आराम से सॉल्व नहीं होता, तो इसको इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में IGRC जो इसकी कमेटी है उसमें प्लेस कर दिया जाता है. ठीक है. एक्सचेंज ने एक सेपरेट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, IGRC करके डिफरेंट कमिटीज बना रखी है और रीजनल इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स बना रखे हैं
जहां पर कंप्लेंट्स को डील किया जाता है। और जो ट्रेडिंग मेंबर्स है, जब अगर मान लीजिए वो रिप्लाई नहीं करते या रिप्लाई करते हैं लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में रिप्लाई नहीं करते, या जो आईजीआरसी मीटिंग्स, मतलब ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है वो जो मीटिंग्स होल्ड करती है उस मीटिंग में नहीं आते, तो एक्सचेंज जो है उनके अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। फर्दर, इन केस द ट्रेडिंग मेंबर फेल्स टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज अग्रीड before the IGRC, as recorded in the said minutes of the IGRC, the exchange places the same before the member committee levies the penalties. मतलब कि मान लो IGRC ने एक जो रेजोल्यूशन पास किया, जो डिसाइड हो उसकी मीटिंग में कि ट्रेडिंग मेंबर को ये करना है, और ट्रेडिंग मेंबर ने वो नहीं किया, तब भी जो आपका एक्सचेंज है वो उसके ऊपर पेनल्टी लेवी कर सकता है। ना BSE जो है अपने रजिस्ट्रार्स और ट्रांसफर एजेंट्स के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रेगुलर जो है विजिट जो है अलाउ करता है ट्रेडिंग मेंबर्स का या इन्वेस्टर्स का, ताकि वो रजिस्ट्रार्स के साथ एक डायरेक्टली उनका कांटेक्ट हो सके, with a view to ensure speedy and effective resolution of claims, differences, disputes between non-trading member and trading members and the trading members inter se. BSE has laid down an arbitration mechanism. तो इफेक्टिव और स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए BSE ने अपना एक अलग से बॉडी बना रखी है, एक अलग से अपना आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म जो है वो बना रखा है। और ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है, ये प्रॉपरली सेबी के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड होता है as per the SEBI Contract Regulation Act 1956. BSE set up an investor protection fund on July 10, 1986 to compensate the clients who suffer financial loss due to their member being declared as defaulter. अगर मान लो कोई मेंबर उनका डिफॉल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से किसी ट्रेडिंग मेंबर को कोई लॉस सफर करना पड़ता है, तो उसके लिए BSE ने अपना अलग से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है, जहां से वो उस लॉस की भरपाई कर सकता है। BSE जो है रेगुलरली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है एट डिफरेंट प्लेसेस पे, और साथ के साथ अपने रीजनल ऑफिसेज में भी, जिसकी इंफॉर्मेशन वो अपनी वेबसाइट पे देता है, कोई भी जाकर उसको अटेंड कर सकता है। Other than this, the BSE Training Institute organizes the investor education program periodically on various topics related to the capital markets, derivatives, debt market, etc. इन सब पे BSE का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाता रहता है। अब बात करते हैं NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या क्या इनिशिएटिव्स है। तो सबसे पहले तो जैसे एक ग्रीवेंस के लिए कमिटी फॉर्म करी हुई है, आपके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर्म किया हुआ है BSE ने, ऐसे NSE ने भी इन्वेस्टर सर्विस सेल करके एस्टेब्लिश करा हुआ है। कहाँ कहाँ पे, उसने डिफरेंट जगहों पे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, पुणे, बेंगलोर, जयपुर, वडोदरा, पटना, लखनऊ, चेन्नई, देहरादून, चंडीगढ़, देहरादून, कोची, ग्वालियर, भुवनेश्वर, रांची, पनाजी, रायपुर, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगहों पे अपने रीजनल इन्वेस्टर सर्विस सेल्स को बना रखा है। और ये जो है लिस्टेड कंपनीज या कोई भी NSE का मेंबर के खिलाफ अगर किसी की कोई कंप्लेंट है, तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की कोशिश NSE करता है। अदर देन दिस, इसने भी अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी फॉर्म करी हुई है। हर सेंटर पे, जो भी ऊपर हमने सेंटर पढ़े थे जो कि इन्वेस्टर सर्विस सेल्स के सेंटर थे, एक्सचेंज ने हर सेंटर पे अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी फॉर्म करी हुई है। ऑल कंप्लेंट्स which do not get resolved within 15 working days from the date of the registration of complaint by exchange or cases where parties are aggrieved by the resolution worked out would be referred to GRC. मतलब कि जो भी कोई कंप्लेंट है अगर 15 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व नहीं हो रही है, या जो पार्टीज हैं
वो उस रेजोल्यूशन से खुश नहीं है तो उनको जीआरसी में रेफर कर दिया जाता है। और एनएससी ने अपना अलग से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है, जिस फंड से वो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, उनके रिसर्च के लिए काम करता है। इस फंड के थ्रू जो है एनएससी भी अपने सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाता है एट डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस इज अबाउट द chapter 1. Now the next chapter in continuation of this particular topic is the unfair trade practices or the insider trading. Unfair trade practices and the insider trading. Unfair क्या होता है? Which is not fair. जो लीगल तरीके से नहीं है, इलीगल तरीके से जो गलत है उसको हम अनफेयर कहते हैं। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है कि मतलब सिक्योरिटी मार्केट में डील कर रहे हैं और वहां पर हम जो प्रैक्टिस है हमारी वो फेयर नहीं है, हम चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे मान लो एकदम से बहुत एक ही मतलब आप अपने कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा उसके शेयर्स परचेज करना शुरू कर देते हो, तो उसकी प्राइसेस हाइक होना शुरू होंगे। जैसे प्राइस हाइक होते हैं आप उसको बेचकर निकल जाते हो, तो दिस इज व्हाट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब अगर आपके पास कोई कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्प लेकर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेनिफिट अपने लिए बेनिफिट ले रहे हैं, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि किस किस प्रैक्टिस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। ये सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो सेबी इनको प्रोहिबिट करता है, बैन करता है, इसके अगेंस्ट है सेबी। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में होने वाली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, unfair trade practices literally mean the practices or acts which are not fair or justifiable। जो justifiable नहीं है, जो fair नहीं है, उनको हम unfair कहते हैं। ये जो है मेनली अनएथिकल एक्ट्स होते हैं और जिसमें गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है एक बिजनेस में। जैसे कि मान लो आपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट किया, गलत एडवर्टाइजमेंट किया, उसके थ्रू आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपाकर कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो जो बिजनेस है हम कहते हैं कि वो जो प्रॉफिट अर्न किया गया बिजनेस में वो गलत तरीके से किया गया और इसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं। और बहुत सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस को अनफेयर माना गया है। Securities and Exchange Board of India strictly prohibit any manipulative for fraudulent and unfair trade practices। सेबी जो है उसने अपनी एक प्रॉपर गाइडलाइंस रेगुलेशन इशू करी है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। ये पूरा का पूरा जो है आपके एक्ट में गिवन है, सेबी एक्ट में ये वही सब है। तो रेगुलेशन 4, देखिए हर चीज के लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन होती है। रेगुलेशन नंबर 4 जो है सेबी एक्ट की, that prohibits manipulative, fraudulent and unfair trade practices, उनको को जो है प्रोहिबिट करती है। और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, without prejudice to the provisions of section regulation 3, no person shall indulge in a fraudulent or unfair trade practice in securities। किसी को भी fraudulent या unfair trade practices में इन्वॉल्व नहीं होना। Dealing in securities shall be deemed to be fraudulent or unfair if it involves fraud and may include all or any of the following। अगर सिक्योरिटीज में डील करते वक्त आपने कोई फ्रॉड किया या नीचे गिवन एक्टिविटीज में कोई भी एक्टिविटी करी है तो हम उसको जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हैं। अब वो एक्टिविटीज क्या है? दिस इज अ लिस्ट। First, indulging in an act which creates
false और misleading appearance of trading in the securities market। मतलब एक्चुअल में आप मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो कि लगता है कि मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो बहुत ज्यादा शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, जिससे कि बार बार मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। या मान लो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, आपस में ही उनमें सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है, जिससे कि उसके प्राइस बढ़ जाए। Then dealing in a security not intended to affect transfer of beneficial ownership but intended to operate only as a device to inflate difference। मतलब आपने सिक्योरिटी में डील किया है ओनरशिप के लिए नहीं, सिर्फ उसके प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, तो वो भी आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। Then advancing or agreeing to advance any money to any person, thereby inducing any other person to offer to buy any security in any issue only with the intention of securing the minimum subscription of to such issue। Paying, offering or agreeing to pay or offer directly or indirectly to any person any money or money's worth for inducing such person for dealing in security। मतलब किसी को रिश्वत देकर कह रहे हो कि सिक्योरिटी में डील करो, ठीक है, आप इस सिक्योरिटी में डील करो, मैं आपको इतने परसेंट इतने रुपए दूंगा, ठीक है, ताकि उस सिक्योरिटी के प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट हो सके या उस प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आए, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हैं। एनी एक्ट और ओमिशन अमाउंटिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो या ऐसा कोई एक्ट नहीं कर रहा, ओमिशन मतलब कोई एक्ट ना करना, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के प्राइसेस मैनिपुलेट हो रहे हैं। Publishing or causing to publish or reporting or causing to report by a person dealing in the securities any information which is not true or which he does not believe to be true prior to or in the course of dealing in securities। Entering into a transaction securities विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। किसी ट्रांजेक्शन में आप एंटर कर रहे हो पर उसको करना नहीं चाहते हो, लेकिन एंटर कर रहे हो ताकि ऑनरशिप में कोई चेंज भी ना हो और आपका जो प्राइस इन्फ्लेट करने का जो मैकेनिज्म है वो भी पूरा हो जाए। सेलिंग, डीलिंग और प्लेजिंग ऑफ स्टोलन और काउंटरफेल्ट सिक्योरिटी वेदर इन फिजिकल और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। An intermediary promising a certain price in respect of buying or selling of security। देखिए आपने देखा होगा बार बार टीवी वगैरह पे ये सब आता रहता है कि आरबीआई नहीं कहता, ठीक है, या आपको सेबी वो नहीं कहता कि आपको इतना मिनिमम गारंटी मिलेगी प्राइस की, लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट प्रॉमिस करता है कि आपको कम से कम इतना प्राइस तो मिल जाएगा बाय और सेल करने पे सिक्योरिटी को, एनी इंटरमीडिएट प्रॉमिसिंग अ सर्टेन प्राइस। अच्छा मैंने बताया कि जैसे कोई इंटरमीडिएट आपको प्रॉमिस करता है कि इस सिक्योरिटी में आप क्या नाम है इन्वेस्ट करो, आपको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी क्या आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। देन कोई इंटरमीडिएट जो है, इफ एनी इंटरमीडिएट प्रोवाइड्स हिज क्लाइंट्स विद सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ सिक्योरिटी एज कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द क्लाइंट्स बिफोर दे आर डीलिंग इन सच सिक्योरिटी। को ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि क्लाइंट्स वेरीफाई नहीं कर पा रहे बिफोर डीलिंग इन द सिक्योरिटी, तो वे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट है। कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कि मिसलीड कर रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है ताकि इन्वेस्टर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करा जा सके, तो ये भी जो है आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट है। An intermediary reporting trading transactions to his clients enter into on their behalf in an inflated manner in order to increase his commission or brokerage। कोई इंटरमीडियरी अगर अपने जो भी क्लाइंट है उसके बिहाफ पर किसी ट्रांजेक्शन में एंटर कर देता है हाई प्राइस पे ताकि उसका कमीशन या ब्रोकरेज बढ़ जाए, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का पार्ट है।
then an intermediary not disclosing to his client transactions entered into on his behalf, including taking an option position. मतलब इंटरमीडियरी ने अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोई एक्शन लिया है सिक्योरिटी मार्केट में, लेकिन वो उससे छुपा रहा है, उसको बता नहीं रहा, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. Then encouraging the clients by an intermediary to deal in securities solely with the object of his, मतलब आप किसी अगर एक इंटरमीडिएरी अपने क्लाइंट्स को फोर्स करता है कि भाई सिक्योरिटीज में डील कर लो जस्ट बिकॉज कि उसको कमीशन मिल जाए, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. एंड एन इंटरमीडिएरी predating or otherwise falsifying records such as contract notes, it is again an unfair trade practice. अब कोई एक जो इंटरमीडिएट है मान लो वो सिक्योरिटीज को पहले से खरीद लेते ताकि उसके बेस पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सके, तो दैट इज आल्सो एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. प्लांटिंग फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज which may induce sale or purchase of security, ऐसी गलत अफवाह फैलाना, न्यूज फैलाना जिससे कि सिक्योरिटी का सेल और परचेज हो सके, ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसका पार्ट है. ऐसे में सेबी के पास पूरी पावर है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकती है. ठीक है. As per regulation number 5 of this act, where the board SEBI chairman, member of the executive director has reasonable ground to believe that, अगर वो इन चीजों ये सब चीजें नीचे गिवन पॉइंट्स अगर SEBI बिलीव करता है, जैसे कि जो ट्रांजैक्शनल सिक्योरिटी में इस तरीके से की जा रही है कि इन्वेस्टर्स को नुकसान है या कोई इंटरमीडिएरी जो है वो एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में the board may at any time by any order in writing direct any officer to investigate the affairs of such intermediary or persons associated with the security market. मतलब जो है वो अपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इंटरमीडिएरी और जो भी पर्सन सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएटेड है उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी रिपोर्ट जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बोर्ड के पास प्रेजेंट करें. अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को तो बोल दिया कि इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है वो ये है. नो व्हाट आर द पावर्स गिवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. आपके सेबी एक्ट के रेगुलेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उनके पास इस चीज की पावर है. ये पावर्स क्या क्या है? फर्स्ट, टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. किसी भी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. देन टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक. मान लो जो आपके इंटरमीडिएट जिसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन करी जा सकती है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को की या किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी रजिस्टर्ड की या कोई कंपनी है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह की इंस्पेक्शन जो है ये अथॉरिटी कर सकती है. Then to keep in his custody any books, register, other documents and record produced under this regulation for a maximum period of 1 month. अब जो बुक्स उसने डिमांड करी है चेकिंग के लिए मैक्सिमम 1 महीने तक वो अपनी कस्टडी में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी रख सकता है. और उसने 1 महीने तक रखा है, लेकिन ये पीरियड जो है बोर्ड 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है. मतलब 1 महीने उसने रखा लेकिन उसे लगता है कि अब इसको और रखने की जरूरत है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, तो 6 महीने तक विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास रख सकता है. Just a second. Provided that the investigating authority may call for any book, register, other document, record if the same is needed again to examine orally or to record the statement of the person concerned or any director, partner, member or employee of such person and to take notes of such oral examination to be used as an evidence against the person. मतलब
वो इंस्पेक्शन के लिए इन पर्सन में से किसी भी मतलब पार्टनर को, डायरेक्टर को भी कॉल कर सकता है, और जो बुक्स उसने एक बार देखकर वापस करे वो उसको दोबारा भी मांग सकता है, और उसको एज एन एविडेंस जो है अपने पास एज ए रिकॉर्ड बना सकता है, ताकि उसको एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। टू एग्जामिन ऑन ओथ, वो होता है ना शपथ के थ्रू, कि भाई जब हम कहते वो जैसे आपके कोर्स वगैरह में होता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, इस तरीके से किसी को भी ओथ के बेसिस पे किसी मैनेजर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, ऑफिसर को, या किसी भी एम्प्लॉय को, या किसी भी इंटरमीडियरी को, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन है सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएटेड है, उन सबको भी एग्जामिन कर सकता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर बेसिकली, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नॉन पब्लिक है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्प से अगर आप कंपनी की सिक्योरिटी में डील करते हो ताकि आपको एक प्रॉफिट हो सके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लो किसी पर्सन को पता चलता है कि एक सो एंड सो कंपनी है, उसका मर्जर होने वाला है, ठीक है, बिफोर पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो उसको ये पता चल गया, और उसके वो बहुत सारे उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है ताकि प्रॉफिट अर्न करके निकल जाए, तो उसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी जो है इस इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, जिसके लिए से 2015 में अपनी गाइडलाइंस लेकर आए हैं सेबी। वो गाइडलाइंस क्या है? दीज आर एज फॉलोज। ओके, ये जो रेगुलेशन है या गाइडलाइंस है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द इनसाइडर ट्रेडिंग बाय प्रोहिबिटिंग डीलिंग, कम्युनिकेटिंग, काउंसलिंग और प्रोकरिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब अनपब्लिश जो इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश हो गई वो तो पब्लिक बन गई, तो जब तक वो पब्लिश नहीं हुई वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, और प्राइस सेंसिटिव मतलब उससे प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन को में डील करना, कम्युनिकेट करना, उसको उन सबको जो है प्रोहिबिट करता है सेबी। और इसके लिए जो ये रेगुलेशन लाए, इस रेगुलेशन की कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वो क्या है? वो ये है, सबसे पहले देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू कैन रीड द डेफिनेशन ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑन द बोर्ड। ओके, सबसे पहला है कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर क्या होता है? कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी सीनियर ऑफिसर। देखिए, एक्ट में ना हर जो भी एक टर्म होती है उस टर्म की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्लायंस ऑफिसर या कनेक्टेड पर्सन, वो कौन होता है, ये सब जो है एक्ट में डिफाइन होता है। तो कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? तो सबसे पहले कंप्लायंस ऑफिसर जो है कोई भी एक सीनियर ऑफिसर हो सकता है, वो इज डेजिग्नेटेड, जिसको कंप्लायंस ऑफिसर की डेजिग्नेशन मिली हुई है, who is designated so and reporting to the board of directors or head of the organization in case board is not there। मान लो कई बार बोर्ड नहीं है, देखिए ये पहली बात तो जो आपका कंप्लायंस ऑफिसर है वो लिस्टेड कंपनी का हो है, ठीक है, वो बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी का कोई सीनियर ऑफिसर है जिसको एज अ कंप्लायंस ऑफिसर की डेजिग्नेशन मिली हुई है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, या इन अगर बोर्ड नहीं है तो बोर्ड ऑफ तो ऑर्गेनाइजेशन के हेड को रिपोर्ट करता है, हु इज फाइनेंशियली लिटरेट एंड इज कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। कोई भी लीगल या रेगुलेटरी कंप्लायंस को किस तरीके से कंपाइल करना है, उस सब के लिए जो पर्सन कैपेबल है उसको कंप्लायंस ऑफिसर कहते हैं। नाउ connected person is any person who is or has during the 6 months prior to the concerned act been associated with a company
directly or indirectly in any capacity, including by reason of frequent communication with its officer or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship, or by being a director, officer or an employee of the company, or holds any position including a professional or business relationship. यहाँ पे कंसर्न एक्ट का मतलब क्या है कि जब आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्ट हुआ उसके पिछले 6 महीने में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो जो है जिसका एक तरह से कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई कम्युनिकेशन हुआ है कंपनी के ऑफिसर से, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअली क्यों ना हो या एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप में क्यों ना हुआ हो, या वहां का डायरेक्टर रहा हो, ऑफिसर रहा हो, कोई एम्प्लॉय रहा हो कंपनी का, वो सब जो है कनेक्टेड पर्संस के अंदर आ जाते हैं। और अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझे तो कनेक्टेड पर्सन में और कौन कौन होते हैं, अभी जो मैंने आपको बोला, जो पर्सन कनेक्टेड है वो तो है, साथ में कोई उसका रिलेटिव है वो भी कनेक्टेड पर्सन आ जाएगा। एक कंपनी है उसकी होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी भी या सब्सिडियरी कंपनी है वो भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाती है। इंटरमीडियरी है कोई वो और जो कोई एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है कंपनी का, तो वो भी जो है कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है। देन कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ट्रस्टी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर है इन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो वो भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है। कोई स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर है या क्लियरिंग हाउस या कॉर्पोरेशन का ऑफिसर है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है। देन अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है उसका मेंबर है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की उसका मेंबर है, या इनका कोई एम्प्लॉय है तो वो भी कनेक्टेड पर्सन में है। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एन एम्प्लॉय ऑफ अ कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर या एम्प्लॉय भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है। और कोई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड, उसका कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो वो भी आपका कनेक्टेड पर्सन में आ जाता है। कंपनी का बैंकर या कोई कंसर्न है, फर्म है, ट्रस्ट है, एचयूएफ है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, wherein a director of a company or his immediate relative or a banker of the company has more than 10% of the holding or of interest। मतलब अगर जो अभी हमने कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का कोई डायरेक्टर वगैरह है या कोई उसका रिलेटिव है डायरेक्टर का या बैंकर है कंपनी का, उसका अगर किसी कंसर्न फॉर्म या ट्रस्ट में 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो ऐसे में वो कंसर्न फॉर्म भी जो है वो भी कनेक्टेड पर्सन में आ जाती है। अब जब हम बात करते हैं जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की, तो वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि सबके लिए एक्सेसिबल है, वो पब्लिक एट लार्ज सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इनसाइडर, इनसाइडर मतलब क्या होता है, अभी जो हमने ऊपर कनेक्टेड पर्सन पढ़े वो आपके इनसाइडर है, जिसके लिए वो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस है तो वो भी आपका इनसाइडर बन जाता है। ओके, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी से रिलेटेड है, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक को अवेलेबल होते ही वो उसके प्राइसेस को अफेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इसमें आपके मान लो फाइनेंशियल रिजर्व्स है, डिविडेंड्स है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होना है, मर्जर डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, या की मैनेजरियल पर्सनल के में चेंज होने की कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये 5 ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो ये खाली 5 जो है सारी इंफॉर्मेशन ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके अलावा भी हो सकती है, बट ये 5 ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन है जिसको हम प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानते हैं, जो प्राइसेस को अफेक्ट करती है। अब इनसाइडर्स के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है,
Basically, they are restricted to communicate or procure any unpublished price sensitive information. और जब उनके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो दे आर प्रोहिबिटेड टू ट्रेड एज पर रेगुलेशन नंबर 4. दे रेगुलेशन 4 प्रोहिबिट्स, मतलब ये जिनके पास भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर बन जाते हैं. एंड इनसाइडर्स आर प्रोहिबिटेड टू ट्रेड इन दी सिक्योरिटीज. Now trading plans. Section 5 entitles an insider to formulate a trading plan and present it to the compliance officer for approval and public disclosure, pursuant to which trades may be carried out. अगर मान लो किसी इंसाइडर को कोई ट्रेडिंग भी करनी है तो उसको एक प्रॉपर प्लान बनाकर कंप्लायंस ऑफिसर को दिखाना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्रेडिंग की परमिशन मिल सकती है. और ये सब आपके जो है बेसिकली दीज आर दी कि ये जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसमें क्या क्या होता है. इट शैल नॉट एंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग on behalf of the insider earlier than 6 months from the public disclosure of the plan. प्लान की पब्लिक डिस्क्लोजर होने के 6 महीने पहले तक वो कोई जो है ट्रेडिंग कमेंस नहीं कर सकता. अगर वो ट्रेडिंग भी करेगा तो कम से कम उसको 12 मंथ्स के लिए करनी होती है. डिस्क्लोजर्स ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर. अगर मान लो इनसाइडर को ट्रेडिंग भी करता है तो उसको डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं. वो डिस्क्लोजर्स क्या है? First, every public disclosure shall be made in such form as may be specified. जो भी specified format है उसमें उसको public disclosures करने पड़ेंगे. Disclosures to be made by any person shall include those relating to trading by such person's immediate relatives and by any other person for whom such person takes trading decisions. जब ये डिस्क्लोजर किए जा रहे हैं तो उसमें उस पर्सन का इमीडिएट रिलेटिव भी अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसका भी डिस्क्लोजर उसमें करना होता है. और ट्रेडिंग जो है खाली सिक्योरिटीज में नहीं, डेरिवेटिव में भी अगर कोई ट्रेडिंग करी है उस सिक्योरिटी के डेरिवेटिव में तो उसका भी डिस्क्लोजर करना होता है. तो दिस इज एज पर द रूल नंबर 6. रेगुलेशन नंबर 7 जो है कहता है कि कुछ तो आपको इनिशियल डिस्क्लोजर करने होते हैं, कुछ जो है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स करने होते हैं और अदर कनेक्टेड पर्संस को भी कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते हैं. कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट, ये जो है रेगुलेशन 8 ने एक कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट बना रखा है. ये क्या कहता है? दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी whose securities are listed on a stock exchange shall formulate and publish on its official website a code of practices and procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information that it would follow in order to adhere to each of the principles set out in Schedule A to these regulations without diluting the provisions of these regulations in any manner. क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या मैकेनिज्म बना रखा है? वो मैकेनिज्म के कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सच अदर analogous person of a listed company intermediary or fiduciary shall put in place adequate and effective system of internal controls to ensure compliance with the requirements given in these regulation to prevent insider trading. सबसे पहले insider trading को prevent करने के लिए प्रॉपर जो चेक्स है, जो कंट्रोल्स है वो सीईओ, एमडी और जो आपके लिस्टेड कंपनीज के और इम्पोर्टेंट पर्संस है जिनके पास ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो सबसे पहले चेक उनको करना है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें. देन
अब ये जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल किस तरीके से होता है? सबसे पहले तो जो भी एम्प्लॉयज है जिनके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उनको हम डेजिग्नेटेड पर्संस कहते हैं, ठीक है। All the unpublished price sensitive information shall be identified and its confidentiality shall be maintained as per the requirements of these regulations. तो जो भी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है. Adequate restrictions shall be placed on the communication or procurement of unpublished price sensitive information as required by these regulations. और जो भी एम्प्लॉयज जिनके पास ये अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनकी एक लिस्ट हमेशा मेंटेन करी जाती है और उनके साथ एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सके. Now, other than this, the board of directors of every listed company and the board of directors or heads of the organization of intermediaries and fiduciaries shall ensure that CEO or the MD or such other analogous person ensures compliance with Regulation 9 and Sub-Regulation 1 and 2 of the regulation. अब ये board of director जो है इंश्योर करते हैं कि जो भी सीईओ, एमडी या अदर एनालॉगस पर्संस हैं वो जैसे भी रेगुलेशन 9 के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करनी है वो उस कंप्लायंस को मेंटेन करें. लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट कमिटी होती है या कोई और बॉडी है, वो इस कंप्लायंस को रिव्यू करती है और अगर मान लो कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उस केस में जो लिस्टेड कंपनी है उसे प्रॉपरली एक रिटर्न पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो है इंक्वायरी के लिए फॉर्मुलेट करने होते हैं. लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ विजल ब्लोअर पॉलिसी. विजल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय कुछ गलत होते देख रहा है कंपनी में तो ही मस्ट हैव द राइट टू ब्लो द विजल टू द जनरल पब्लिक. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि कोई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो वो विजल ब्लो कर सके. Now, if an inquiry has been initiated by a listed company in case of leak of unpublished price sensitive information or suspected leak of unpublished price sensitive information, the relevant intermediaries and fiduciaries shall cooperate with the listed company in connection with such inquiry conducted by the listed company. अगर मान लो लिस्टेड कंपनी ने कोई इंक्वायरी स्टार्ट की है, क्यों मतलब ताकि अगर मान लो कोई अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन लीक हुई है और जो लिस्टेड कंपनी है उसने कोई इंक्वायरी इनिशिएट करी है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंटरमीडियरीज टू कोऑपरेट द लिस्टेड कंपनी. उस इंक्वायरी में कोऑपरेट करना जो है उनका जो है उनके लिए मैंडेटरी है. So this is all about the Indian capital market. Now in the previous class I have told you that I will discuss the questions of the past years. पिछले साल आई थिंक आपकी ये शायद विंडो मेरी क्लोज हो गई. जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग अगेन. नहीं, दिस चैप्टर इज टोटली, दिस टॉपिक इज टोटली थ्योरेटिकल, तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपके क्वेरीज वगैरह का कोई स्कोप नहीं है. लेकिन अब आपका एक टॉपिक बचा है, दैट इज म्यूचुअल फंड, दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑन 30th अप्रैल. आपका 28-29 तक आपको उसका टाइमिंग वगैरह जो है आ जाएगा. आई थिंक मॉर्निंग का 11 to 1 का टाइमिंग रहेगा, तो उसकी का लिंक जनरेट हो जाएगा. लास्ट आपका म्यूचुअल फंड का टॉपिक बचे, दैट आई विल टेक ऑन 30th अप्रैल. ओके, नाउ फॉर द टाइम बीइंग, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि आपकी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्वेश्चन पेपर्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में डेरिवेटिव्स का टॉपिक किया था उसके क्वेश्चन बहुत कम कवर हुए थे कुछ तो, और वो थोड़ा सा टीडियस भी है, तो मैं सोच रही थी आज पहले थोड़े से क्वेश्चन हम उसके करते हैं, देन हम पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस करते हैं. ओके, तो आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस. और किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स में, Q&A बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल रिजॉल्व द क्वेरी. ओके, जैसे हमने एक कंसेप्ट किया था प्रीमियम का.
जो आपका ऑप्शन प्रीमियम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, टाइम वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, आई एम शोइंग यू, पहले तो मैंने उसका आपको थ्योरी शो कर रही हूँ कि मैंने आपको क्या करवाया था, ताकि आपको फॉर्मूला दोबारा से एक बार याद आ जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन इट इज द मार्केट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस, और जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम 0 होता है। और पुट के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो चलिए अब इसी का एक क्वेश्चन करते हैं। An option is available at a strike price of 500 at a premium of ₹10, ये टोटल प्रीमियम है 10 रुपए का, फॉर अ शेयर हैविंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 495। हमें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालनी है, और मतलब कब निकालनी है, जब ये कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन की केस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अगर मैं मार्केट प्राइस जो कि 495 और एक्सरसाइज प्राइस है 500 माइनस करूंगी तो -5 आएगा, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम मैक्सिमम 0 लेते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0। ठीक है, देन जो आपको पूरा का पूरा 10 रुपए का प्रीमियम है वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी द टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया और आपका टाइम वैल्यू हो गया 10 रुपए। पुट ऑप्शन के केस में रिवर्स होता है, पुट ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक्सरसाइज प्राइस माइनस द मार्केट प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस है 500, मार्केट प्राइस है 495, इसका डिफरेंस इज 5 रुपीज, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 5 रुपीज, और टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि 10 - 5 विच इज अगेन 5। So this is how we calculate the time value and the intrinsic value. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संजय हैज बॉट अ कॉल एंड पुट ऑप्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको पोजीशनिंग के क्वेश्चन नहीं कराए थे बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द टाइम, तो अभी हम इनकी पोजीशंस के क्वेश्चन करेंगे। संजय हैज बॉट अ कॉल एंड पुट ऑप्शन, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ ₹100 shares. He has purchased 3 months call with a strike price of 52 and paid a ₹2 premium. देखो 100 रुपए का 100 शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जहां पर शेयर 52 रुपीज प्राइस है और उसने ₹2 का प्रीमियम दिया है। स्ट्राइक प्राइस मतलब ये आपका प्री डिटरमाइंड प्राइस है कि फ्यूचर में अगर वो परचेज करेगा तो वो इस प्राइस पे परचेज करेगा। अच्छा, और 3 मंथ्स का जब उसने पुट ऑप्शन लिया वहां पे उसका स्ट्राइक प्राइस है 50, मतलब अगर वो सेल करेगा तो 50 रुपीज में सेल करेगा। ठीक, अब और उसके लिए पुट ऑप्शन के लिए उसने प्रीमियम क्या दिया, ₹1 पर शेयर। तो पहले तो ये समझो ₹2 पर शेयर, 100 शेयर के ऊपर तो उसने दे दिया कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दे दिया ₹100, तो ₹300 तो वो प्रीमियम दे चुका है, जो कि उसकी सिंक कॉस्ट है, जो वो इनकर कर चुका है। 300 रुपए की फिक्स कॉस्ट तो उसकी इनकर हो चुकी है। Now what would be Sanjay's position if the stock price moves to 53 in 3 months? अब देखो 53 का शेयर हो गया। सबसे पहले आता है कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन में उसके पास क्या ऑप्शन है, ही कैन परचेज एट 52 फ्रॉम दिस पर्सन। वो जो है 52 में राइटर से खरीद सकता है। ठीक है, और मार्केट का प्राइस है 53, तो बेटर है कि वो जो है इससे खरीद लेगा, तो 52 में वो खरीदेगा, 53 में मार्केट में बेचेगा, तो उसको ₹1 का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 100 शेयर के ऊपर उसको ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसे ₹300 की ऑलरेडी जो है कॉस्ट इनकर कर दी है। तो ऐसे केस में उसको 100 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 300 का उसने प्रीमियम वो दे चुका है, तो उसको ₹200 का नेट लॉस हुआ, तो उसका नेट पे ऑफ क्या हो गया 200। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया लॉट साइज है 100, कॉल प्रीमियम ₹2 पर शेयर है, पुट ऑप्शन का प्रीमियम ₹1 पर शेयर है। टोटल प्रीमियम उसने कितना दे दिया, ₹200 उसने कॉल ऑप्शन पे दिया और ₹100 उसने पुट ऑप्शन पे दिया है। ₹300 का प्रीमियम उसने पे कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस हो गया 53 रुपीज। 53 रुपीज होने पे वो कॉल ऑप्शन ही सिर्फ एक्सरसाइज करेगा, पुट ऑप्शन नहीं करेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन क्या कह रहा है,
जो चीज पुट ऑप्शन क्या है 50 रुपीज में सेल करने का, जब मार्केट का प्राइस 53 है वो उसको 50 में क्यों सेल करेगा? ओके तो सिर्फ वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा जहां पर उसको 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 300 रुपए की कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुका है, तो 200 रुपए का नेट उसका लॉस है। अब सेकंड केस क्या है कि उसकी पोजीशन क्या है, अगर मार्केट में शेयर का प्राइस 46 हो गया, अब मार्केट में शेयर का प्राइस 46 है तो वो कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज नहीं करेगा भाई, वो 52 में क्यों खरीदेगा, लेकिन ही विल एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, वो 46 रुपीज का शेयर 50 रुपीज में उस पर्सन को बेचेगा, जिसमें कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपीज पर शेयर, तो 4 into 100 उसको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने 300 रुपए का प्रीमियम दे रखा है, तो अल्टीमेटली उसको नेट प्रॉफिट क्या हुआ 100 रुपए का। तो दिस इज द केस। It is visible on the whiteboard. You can either take a screenshot or note this question. If there is any query, you can type in the Q&A box. चलिए आगे करते हैं। I have discussed with you in the money, out of money और at the money situation. अगर आपको ध्यान हो at the money क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। in the money मतलब आपको जिस टाइम पे आप एक ऑप्शन में डील कर रहे हो उस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आउट ऑफ मनी मतलब जिस टाइम आप डील कर रहे हो उसी टाइम पे वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कॉल ऑप्शन, अब क्या है यहाँ पे एक इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन खरीदा जिसका स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपीज का, प्रीमियम है 50 रुपीज का। अब हमें बताना है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में आउट ऑफ मनी है, इन द मनी है या एट द मनी है। अब मान लो इसका शेयर का प्राइस हो गया 120, अच्छा अभी स्टॉक प्राइस है 1020 का, और उसका एग्रीमेंट कितना 1000 रुपए में खरीदने का, 1020 की चीज को 1000 में खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है, तो इसके लिए फेवरेबल है वो है इन द मनी। मार्केट प्राइस अगर 1000 रुपए है और उसका एग्रीमेंट भी 1000 का है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, वो एट द मनी है। और नेक्स्ट है 1070, अभी जो उसने एग्रीमेंट किया 1000 रुपए में खरीदने का, लेकिन मार्केट प्राइस है 1070 का, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगेन इन द मनी। लास्ट केस में उसका जो एग्रीमेंट है, सॉरी लास्ट केस में मार्केट प्राइस 950 का, लेकिन वो 1000 में खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो आउट ऑफ मनी है। तो फोर्थ केस में वो आउट ऑफ मनी है, बाकी 3 केस में जो है वो इन द मनी है। सॉरी बी केस में, एक केस में जहाँ पे 1000 रुपए था वो एट द मनी था। सिमिलर इज दिस फॉर द पुट ऑप्शन। अब एक इन्वेस्टर है, वो एक 3 महीने का पुट ऑप्शन परचेज करता है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 500, मतलब उसका जो एग्रीड प्राइस है 500 में उसने एग्रीमेंट किया है कि मैं 500 रुपए में आपसे ये शेयर खरीदूंगा। जिस टाइम वो एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है उस टाइम पे ही, सॉरी सेल करने का एग्रीमेंट है, पुट इज फॉर सेल, कि 500 रुपए में मैं आपको शेयर सेल करूंगा। अगर मार्केट प्राइस 480 का और उसको 500 में सेल करने का एग्रीमेंट उसका हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट है। तो सिचुएशन ए क्या है आपकी, इन दी मनी। सिमिलरली 500 में ही मार्केट प्राइस है, 500 का एग्रीमेंट कर रहा है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, वो एट द मनी है। नेक्स्ट केस में मार्केट का प्राइस है 450 बट ही इज, उसका एग्रीमेंट तो 500 का है, तो अगेन इन द मनी है। एंड लास्ट केस में मार्केट का प्राइस 580 एंड उसका एग्रीमेंट 500 का है सेल करने का, तो ये जो है उसको लिए आउट ऑफ मनी सिचुएशन है केस नंबर डी में। Just a second, I am showing you a few other questions. ओके चलिए पे ऑफ्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2013 में बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 months कॉल ऑप्शन प्रीमियम इज ₹2 एंड 3 months पुट ऑप्शन प्रीमियम इज ₹3। एक कॉल ऑप्शन है 3 महीने का, उसका प्रीमियम 2 रुपए और पुट ऑप्शन का प्रीमियम है 3 रुपए। अब हम मानते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस दोनों ही केस में 50 रुपीज है,
हमें नेट पे ऑफ बताना है कॉल ऑप्शन बायर राइटर का, पुट ऑप्शन बायर एंड राइटर का। अगर जो स्पॉट प्राइस है यानी कि स्पॉट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज इज रुपीज 47, 49, 50, 52, 53, 55 एंड 60। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। अब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा ये डिसाइड तो सिर्फ होल्डर करता है, राइटर के पास तो ऐसा कोई राइट ही नहीं है टू डिसाइड। नाउ यहाँ पे कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपीज, मतलब अगर वो ऑप्शन अपना एक्सरसाइज करता है तो ही कैन बाय फ्रॉम द राइटर एट ₹50। जब तक मार्केट का प्राइस 50 या 50 से कम होगा वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। 50 में उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो एक्सरसाइज करे या ना करे दोनों केस में वो सेम है। ठीक है, तो जब तक 47 है, 49 है, चलो 50 भी ले लीजिए, यहाँ पर वो मान लो अपने 47 और 49 पर जो है अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, जब तक अप टू ₹50 ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। मार्केट प्राइस अगर 50 से ज्यादा होगा तभी वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, नहीं 52, 53, 55 और 60 के केस में। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। मार्केट प्राइस 47, 49, 50, 52, 53, 55, 60। पहले तीन केसेस में ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। प्रीमियम उसने ₹2 पे कर दिए पहले तीन केस में। जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसको सिर्फ प्रीमियम जो पे किया वो इसका एक लॉस हो जाता है। वो तो एट एनी कॉस्ट वो तो लॉस हमेशा रहेगा। अब मार्केट का प्राइस 52 है तो इसका मतलब क्या है कि 52 उसने अपराइटर से 50 रुपीज में खरीदा, मार्केट में 52 का बेचा, ₹2 का प्रॉफिट हो लेकिन ₹2 का प्रीमियम भी लिया है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, उसका जीरो हो गया। नेक्स्ट केस में मार्केट में 53 है प्राइस, तो 50 में वो राइटर से खरीदेगा, 53 में बेच देता है, तो ₹3 का प्रॉफिट है और ₹2 प्रीमियम दिया तो ₹1 पर शेयर का उसको गेन है। देन सिमिलरली अगर मार्केट का प्राइस 55 है तो ही कैन बाय फ्रॉम द राइटर एट ₹50 और 55 में मार्केट में बेचता है, ₹5 पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ₹2 का उसने प्रीमियम भी पे किया तो अल्टीमेटली ₹3 का नेट उसको गेन हो रहा है। देन मार्केट प्राइस हो गया आपका 60, 50 में खरीद कर 60 में बेच रहा है, ₹10 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसका जो है ₹2 प्रीमियम उसने दिया तो ₹8 का ही नेट उसका गेन हुआ। ये जो जितना भी इसको नेट पे ऑफ है रिवर्स हो जाता है आपके राइटर के केस में। मतलब जब ये अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उस केस में जो ये प्रीमियम है दैट इज द गेन टू दी कॉल ऑप्शन राइटर। देखो यहाँ पे तीनों केस में +2 +2 +2 आ गया। जीरो वाला ब्रेक इवन पॉइंट है विच इज व्हाट स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल ऑप्शन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। देन जैसे जैसे यहाँ पर 1, 3 और 8 का प्रॉफिट हुआ है आपके ऑप्शन होल्डर को, वही 1, 3 और ₹8 का लॉस हो रहा है कॉल ऑप्शन राइटर। सो उसकी सिचुएशन बिल्कुल उसके अपोजिट बनती है, उसकी जो पोजीशन होती है राइटर की वो आपके होल्डर के बिल्कुल वाइस वर्सा होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होती है। चलिए पुट ऑप्शन का केस देखते हैं। अब पुट ऑप्शन में देखिए प्रीमियम कितना था, आई थिंक इन पुट ऑप्शन प्रीमियम वाज ₹3, स्ट्राइक प्राइस है 50। तो अगर मार्केट का प्राइस कम होगा 50 से तभी वो उसको फायदा है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में और राइटर को बेचने में। अगर मार्केट का प्राइस 50 या उससे ज्यादा तब तो वो मार्केट में भी बेच सकता है ना, व्हाई ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, तो मान लीजिए अब 47 और 49 में तो वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है कि 50 या उससे ज्यादा होने पे वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो जो ₹3 का प्रॉफिट है का प्रीमियम पे है वो उसका लॉस हो जाता है। देखिए लास्ट के 5 कॉलम्स में जहां पर 50 या उससे ज्यादा का मार्केट स्ट्राइक प्राइस है वहां पर सॉरी 50 उससे ज्यादा का मार्केट प्राइस है वहां पर उसको ₹3 का लॉस हो रहा है हर केस में, प्रीमियम पेड इज द सम कॉस्ट। नाउ अगर मार्केट प्राइस 47 है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, मार्केट से 47 में खरीद कर राइटर को 50 का बेचेगा, ₹3 का प्रॉफिट हुआ, और वही ₹3 उसने प्रीमियम पे किया तो ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ, और यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। तो 50 माइनस 3 47 जब मार्केट प्राइस हुआ तो वहां पे उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब मार्केट का प्राइस 49 है, मार्केट से 49 में खरीद कर 50 में अगर वो बेच देता है, ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ₹3 का प्रीमियम पे किया तो अल्टीमेटली उसको ₹2 का लॉस हो जाएगा। सो दिस इज द केस फॉर पुट ऑप्शन होल्डर।
और पुट ऑप्शन राइटर का बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, फर्स्ट केस में 0, देन जो इसका होल्डर का -2 -3 था वो सब इसका प्लस में बन जाएगा। नेक्स्ट केस है, क्वेश्चन है आपका अगेन 2017 का क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आपके डाउट्स देखती हूँ। कोई डाउट है किसी को? आर यू एबल टू सी माई विंडो? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द शेयर्स ऑफ ब्लू डायमंड्स लिमिटेड आर कोटेड एट ₹25। मिस्टर ग्रोवर राइट्स अ कॉल ऑप्शन, मतलब कॉल ऑप्शन राइटर बनता है जहां पर उसको स्ट्राइक प्राइस है 29 का, उसको प्रीमियम मिल रहा है ₹3 का। कैलकुल मतलब अब क्या है, देखो राइट से तो मतलब ही इज अ राइटर, हमें नेट पे ऑफ क्या बताना है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेट इज नेट पे ऑफ इफ द मार्केट प्राइस ऑन द एक्सपायरेशन डेट इज 24, 26, 32 एंड 35। वो कॉल ऑप्शन राइटर है, ठीक है। कॉल ऑप्शन में क्या है कि जो होल्डर है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो 29 रुपीज में मिस्टर ग्रोवर से शेयर खरीद सकता है। ओके, अब मान लीजिए अगर मार्केट का प्राइस जब तक 29 रुपीज से कम होगा तो ऑप्शन तो वो एक्सरसाइज होगा नहीं, यानी कि 24 और 26 पर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, और जो प्रीमियम है आपका ₹3 का वो मिस्टर ग्रोवर के लिए गेन बन जाएगा। लेकिन जैसे 32 या 35 हो रहा है मार्केट प्राइस का, दो ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो यही है, पहले दो केस में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा और ₹3 का जो प्रीमियम दिया वो उसका गेन हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट का प्राइस 32 हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो होल्डर है वो 29 रुपीज में जो होल्डर है वो 29 रुपीज में ग्रोवर से खरीदेगा, ठीक है। तब समझ लो मार्केट का प्राइस जो है 32 है, उसको 29 में बेचना पड़ रहा है होल्डर को, तो उसको ₹3 का लॉस हो गया। लेकिन ₹3 का तो उसने प्रीमियम भी रिसीव किया, तो या उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 0 पे आ गया। सिमिलरली मार्केट का प्राइस 35 है बट उसको 29 में बेचना पड़ रहा है, तो ₹6 का लॉस है। लेकिन ₹3 का उसने प्रीमियम अर्न किया, तो उसका जो नेट लॉस हुआ वो सिर्फ ₹3 रहा। तो क्या होल्डर का केस जो है इसी का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जहां राइटर को ₹3 का प्रॉफिट था वहां इसको 3 का लॉस हो जाएगा। 0 में दोनों का 0 है, और जहां राइटर को -3 मतलब ₹3 का लॉस था वहां इसको ₹3 का प्रॉफिट हो गया होल्डर को। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या आया 32 पे। एनी डाउट टू एनीवन? Now let us do few questions of your portfolio management. पोर्टफोलियो वाले चैप्टर की करते हैं कुछ क्वेश्चंस। रिस्क रिटर्न के मैंने आपको करवाए थे। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, if the risk free return is 5% and return on Sensex is 15%, Sensex का रिटर्न क्या हुआ, मार्केट रिटर्न RM, रिस्क फ्री रिटर्न इज RF, विद अ रिस्क ऑफ 8%। ये आपका जो रिटर्न है सेंसेक्स का 15% और मार्केट रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 8%। Find the proportion of funds to be invested in each of the above two alternatives so as to have a portfolio with a return of 13%। मतलब ये जो दो हमारे ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि अगर मान लीजिए उसको 13% का टोटल रिटर्न चाहिए, तो कितना तो उसको रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना उसको सेंसेक्स में रिटर्न करना चाहिए। और ऐसा जो पोर्टफोलियो फॉर्म होगा तो उसका रिटर्न, उसका रिस्क क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए 5% का रिटर्न है आपका रिस्क फ्री एसेट पे और 15% का है सेंसेक्स पे, ठीक है। तो मान लीजिए वेटेज ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज एक्स, तो वेट सेंसेक्स का कितना हो जाएगा 1 - x,
Now 5% into x plus 15% into 1 minus x should be equal to 13%, जो हमने वेटेड एवरेज रिटर्न का कंसेप्ट किया था, ये वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा जिसके बेसिस पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए हमें अब रिटर्न चाहिए किसका, पोर्टफोलियो रिस्क। ओके, okay, this is a solved illustration to tell whether the security is overpriced or underpriced. देखिए, आपको कुछ सिक्योरिटीज दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, इनका एक्चुअल रिटर्न दे रखा है, और इनका जो है बीटा, बीटा क्या होता है, मार्केट रिस्क का कोफिशिएंट, सिस्टमैटिक रिस्क का कोफिशिएंट, ठीक है। और आपको इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, यानी कि टोटल रिस्क दे रखा है। हमें बताना है क्या ये सिक्योरिटी एज पर द सिक्योरिटी मार्केट लाइन अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन की आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, हम उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या इसका जो रिटर्न आ रहा है एज पर द एसएमएल एक्चुअल रिटर्न जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न इनटू द बीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका रिस्क फ्री रिटर्न है 9%, मार्केट रिटर्न 13% है, तो इट विल बी 0.09 प्लस 0.13 माइनस 0.09 इनटू द बीटा। अब बीटा हम हर सिक्योरिटी का लेके इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1.7 बीटा था, मैंने इस इक्वेशन में 1.7 डाल दिया, मेरी रिटर्न आ गया एज पर द एसएमएल 0.158। देखिए 0.158 इसका रिटर्न आ रहा है एसएमएल के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली रिटर्न बहुत ज्यादा दे रहा है, तो दिस इज नोन एज द अंडर प्राइस सिक्योरिटी, कि उसका रिटर्न ज्यादा मिल रहा है जितना उसका होना चाहिए। नेक्स्ट में एज पर द एसएमएल रिटर्न आ रहा है 14.6, लेकिन वो दे रहा है 13%, तो रिटर्न एसएमएल से कम दे रहा है तो हम उसको ओवर प्राइस कहते हैं। अगेन नेक्स्ट में सी में आपका 1.1 बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपका जो एज पर द एसएमएल रिटर्न आ रहा है वो 13.4% आ रहा है, बट यहाँ पर जो आपका जस्ट अ मिनट, लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न है वो 26% है, तो इट इज गिविंग द एक्चुअल रिटर्न इज हायर देन द रिटर्न एज पर द एसएमएल, तो इट इज अगेन अंडर प्राइस्ड। देन सिक्योरिटी डी का जो आपका रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न 12% है और एज पर एसएमएल इट इज 12.8%, तो एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन द एसएमएल रिटर्न, सो इट इज आल्सो ओवरप्राइस्ड। Now security E is giving the actual return of 21%, but the return but the return as per SML is 13.2%. Since the actual return is more than the SML return, so actual return of 21% is more than the SML return of 13.2%, so it is again underpriced. And similarly security F, which is giving the actual return of 14%, but the SML return is 11.8%, so it is also underpriced. अब देखिए मार्केट रिटर्न, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मार्केट रिटर्न के लिए निफ्टी दे रखा है, निफ्टी का रिटर्न इज कंसीडर्ड एज द मार्केट रिटर्न, और मार्केट का इंडेक्स हमेशा 1 होता है, निफ्टी का अलग से सिक्योरिटी नहीं है। और ट्रेजरी बिल्स गिव यू द रिस्क फ्री रिटर्न, जो 9% है रिस्क फ्री रिटर्न है, और इसीलिए यहाँ पे रिस्क की जगह पे 0 है, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न है, इसका रिस्क 0 होता है। तो रिस्क फ्री रिटर्न हमने टी बिल की रिटर्न को लिया है और मार्केट रिटर्न हमने निफ्टी की रिटर्न को लिया है। सो दीज आर नॉट अनदर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपकी ABCDEF ही है। ये तो हो गया आपका SML का क्वेश्चन। इसी तरीके से हम CML करते हैं अगर पोर्टफोलियो प्राइसिंग के लिए। देखो SML में हम सिक्योरिटी प्राइसिंग करते हैं पोर्टफोलियो में, और CML में हम पोर्टफोलियो प्राइसिंग करते हैं। CML की इक्वेशन क्या होती है, RF प्लस ERM माइनस RF इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अब ये 3 पोर्टफोलियो गिवन है जहां पे आपको रिटर्न मिल रहा है 26, 29 और 19%, और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 30, 18, 16। मार्केट का जो रिटर्न है RM दैट इज 18%,
मार्केट इंडेक्स पे जो पोर्टफोलियो पे जो रिस्क है वो है 10% और रिस्क फ्री रिटर्न है आपका 7%। तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, आरएफ की जगह 7 हो जाएगा, ईआरएम की जगह आपको हो जाएगा 18, आरएफ की जगह दोबारा 7 हो जाएगा, मार्केट रिटर्न आपका कांस्टेंट है दैट इज 10, बस आपको बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन पी की वैल्यू चेंज करनी है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गया 7 + 1.1 पी। अब देखिए ए बी और सी में अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन पी की वैल्यू 30, 18 और 16 रिस्पेक्टिवली पुट करते जाएंगे, देखिए फर्स्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन 13 था तो मैंने इस इक्वेशन में 30 पुट कर दिया, सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18 था तो मैंने 18 पुट कर दिया, और थर्ड में 16 था अगेन 16 पुट कर दिया। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का आ गया 40, 26.8 एंड 24.6। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न सिक्योरिटी ए का 26% है लेकिन होना चाहिए 40%, तो इट इज ओवर प्राइस्ड। देन बाकी जो ऐसी आपका सिक्योरिटी बी है, एक्चुअली इट इज गिविंग अ रिटर्न ऑफ 29% लेकिन उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए 26.8, तो इट इज अंडर प्राइस्ड। एंड सिक्योरिटी सी का रिटर्न होना चाहिए 24.6 बट है 19%, तो इट इज ऑल्सो ओवर प्राइस्ड। सो दिस इज हाउ वी प्राइस द सिक्योरिटीज। Similar questions have come in your exam in the previous years. I'll show you the last year questions. Similar तरीके के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी। आपकी जो म्यूचुअल फंड की क्लास होगी, लास्ट क्लास आपकी लास्ट टॉपिक बचा है म्यूचुअल फंड का, दैट विल बी ऑन 30th of April in the morning. So please check for the website for the timings and for the link. आपके इस तरीके के थ्योरी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, like all efficient portfolios are feasible but all feasible portfolios are not efficient. Do you agree? यहाँ पे हमें हैरी मार्कवर्ड्स मॉडल की अकॉर्डिंग इसको समझाना है। फिर आपको हैरी मार्कवर्ड्स मॉडल के assumption और limitations बतानी है, सीएमएल और एसएमएल का डिफरेंस, ये सब हम कवर कर चुके हैं। थियरी के क्वेश्चन आपके इस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में। हैरी मार्कवर्ड्स मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल जिसके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। ये एसएमएल का जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसी तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे सिक्योरिटी पीक्यू आरएसटी इनका बीटा और रिटर्न दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगेन आपका आया हुआ है 2017 में। तो यहाँ पर हम एसएमएल की इक्वेशन फॉर्म करके बताते हैं कौन सा ओवर प्राइस्ड है कौन सा अंडर प्राइस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। We'll see you on 30th of April for the class on mutual funds. You all can leave now.